अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे जन्म मृत्यु के चक्र पर और कोरोना से मारे गए लाखों मृतकों पर और अपनों पर। साथियों, जन्म के पहले हम कहां थे और जन्म के बाद हम कहां जाएंगे, किसी को नहीं पता। दुनिया भर के दार्शनिकों ने, विचारकों ने इस पर अपनी थीसिस दी है, अपने विचार दिए हैं, लेकिन किसी का विचार तर्कसंगत, न्याय संगत नहीं प्रतीत होता और एक अबूझ पहेली की तरह यह बना हुआ है कि हम जन्म के पहले और मृत्यु के बाद कहां जाते हैं। जो लोग स्वर्ग नरक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए तो आसान है कि हम पहले जन्म में कुछ थे और इस जन्म में हैं, अगले जन्म में कुछ होंगे। लेकिन जो बुद्धिवादी हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं, जो अच्छे से विचार करते हैं, गहराई से विचार करते हैं, उनके लिए स्वर्ग नरक और तर्क करते हैं, उनके लिए स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म की कल्पना व्यर्थ है। महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने हमें यही संदेश दिया है कि ना तो कोई आत्मा है, ना कोई ईश्वर है और ना कोई दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को बिगाड़ने वाला कोई शक्ति है। हम पैदा होने के पहले कहां थे, पैदा होने के बाद कहां जाएंगे, एक शून्य की तरह, एक जीरो की तरह यह प्रश्न हमारे सामने बहुत समय से है और अब भी है। इसी जीवन चक्र को, इसी कालक्रम को और इसी को शायद बौद्ध दर्शन में शून्यवाद कहा गया है कि सृष्टि, हम, जिंदगी, आत्मा, परमात्मा सब कुछ शून्य है। जो दिखाई दे रहा ये भी शून्य है और जो नहीं दिखाई दे रहा वो तो पहले से ही शून्य था। और जो दिखाई दे रहा है ये क्षणभंगुर है, क्षणिक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है शाश्वत ब्रह्मांड में। और तो साथियों, आज हम विचार करेंगे जन्म मृत्यु के इस रहस्य पर। इसके पहले हम आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस का कहर बरपा है और लाखों मौतें हुई हैं, तब से मैं बहुत व्यथित हूं और अपने दिल की बात दिल में ही सोचता रहता हूं और दिल में दबाए रहता हूं। आज मैं अपने दिल से कुछ बातें बाहर करना चाहता हूं। साथियों, कोरोना से लाखों मौतें हुई। गंगा के तट पर, गंगा के बीच में चील कौवों को नोचते हुए भी आपने देखा होगा, दफनाते हुए भी आपने देखा होगा और चिताओं में जलाते हुए भी देखा होगा। जब श्मशान कम पड़ गए, विद्युत सौदा केंद्र कम पड़ गए, तो लोग खुले में, पार्कों में, जहां पाते थे वहीं पर लोगों को जलाना शुरू कर दिया। साथियों, वह बीभत्स दृश्य कभी नहीं भूलेगा। जिंदगी का पहला और शायद आखिरी अनुभव है। 60 साल की जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है ऐसा बीभत्स रूप। और इस घटनाक्रम में सरकार का फेल होना भी, सियासत का, सत्ता का फेल होना। और उसे सरकार तो उस समय दुबक करके बैठ गई थी, छिप गई थी। लगा कि कोई सरकार, कोई शासन प्रशासन कुछ भी नहीं है, सब उस समय जीरो हो गया था। साथियों, इसी कोरोना को हमारी बेटी भी भेंट हो गई और आज उसका जन्मदिन है।
उसके जन्मदिन पर उसकी बहुत याद आ रही है। मेरी बेटी का नाम रूपम मौर्य था। 11 नवंबर 1998 कलावती शरण हॉस्पिटल, जिसे लेडी हार्डिंग अस्पताल, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल भी कहा जाता है, नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास है, पचकुइया रोड पर। इसमें जन्म लिया था 3:50 दिन में, 11 नवंबर 1998 को। और एक संजोग देखिए कि जिस समय वो इस दुनिया में आई थी, उसी समय उसी वक्त 1 मिनट का भी हेर फेर नहीं, जो उसके डेथ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है 3:50, और उसके जन्म प्रमाण पत्र में भी लिखा है 3:50। तो साथियों, 1998 से 2021 तक हमारी बेटी 22 साल 6 महीने 1 दिन 15 घंटे 50 मिनट तक इस दुनिया में रही। और जब तक वो दुनिया में रही, जितने दिनों तक वो दुनिया में रही, वो मेरी बेटी के रूप में मेरे दिल में, दिमाग में हर समाई रही। हर पल मैं उसको चाहता था और हर पल उसकी लंबी जिंदगी के लिए उम्मीदें करता था, दुआएं करता था, लेकिन नियति के क्रूर हाथों ने छीन लिया, हमेशा हमेशा के लिए। साथियों, आज हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। हमारे 2018 के जन्मदिन पर 5 सितंबर 2018 को उसने एक डायरी लिखी थी हमारे लिए। वो डायरी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। हमें लगता है कि जैसे मृत्यु के पहले या उसे एहसास हो गया था कि उसके आखिरी दिन, उसके अंतिम दिन आने वाले हैं। उसने लिखा है, जैसे कि आपको पता है मैं अच्छे से हिंदी नहीं लिख पाती, पर मैंने बहुत कोशिश करी है कि कोई मात्रा की गलती न हो, तो यह कुछ लफ्ज आपके लिए हैं पापा, आपकी बेटी की ओर से। हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे लफ्जों में वह दम नहीं जो मैं अपने पापा की तारीफ कर सकूं। वह जिंदगी भर मरते आए हैं मुझे पालने के लिए। मुझ में वो दम ही नहीं है कि मैं एक बार उनके लिए मर सकूं। बेटा, वो तो तुमने कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, और अब ऐसा लिख करके जो गई हो, वो मैं कैसे बर्दाश्त करूं और कैसे तुम्हें भूल जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। एक बाप अपनी बेटी की चिता को आग लगाए 3 जून 2021 को 11 बजे दिन में। एक बाप अपनी बेटी को चिता जलाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बेटा, आज बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। पापा, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार बार यह दिन आए, बार बार यह दिल गाए, पापा जियो हजारों साल। साल यह है मेरी आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अजीज भी वह हैं, नसीब भी वह हैं, दुनिया की भीड़ में करीब भी वह हैं। उनकी दुआओं से ही चलती है जिंदगी मेरी, क्योंकि खुदा भी वह हैं और तकदीर भी वह हैं। कहीं से ली होगी। उंगली पकड़कर चलना सिखाया मुझे, अपनी नींद देकर चैन से सुलाया मुझे, अपने आंसू छुपा के हंसाया मुझे। कोई दुख न देना ऐ खुदा उनको, ले लेना जान जो कभी रुलाया उनको। मैंने आपको पहली बार 11 नवंबर 1998 को देखा था। मैं तो थी बहुत छोटी, उसी दिन पैदा हुई थी, मुझे याद भी नहीं। लेकिन आपने ये सारी बातें मुझे बताई है कि जब मैं छोटी थी, पैदा हुई थी, नर्स लेकर के आपके पास आई थी, तो आपने नर्स को 1000 रुपए दे करके मुझे गोद में लिया था और मुझे चूम लिया था, मुझे बहुत प्यार किया था। मैंने पहली बार पा 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 1999 में, जब मैं 9 महीने की थी, तब बोली थी। उस समय मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। पापा
एक साथ नहीं कह सकती थी, इसलिए 3-4 बार कह दिया। आपने सुन करके आपके मुंह पर मुस्कुराहट आई थी और आप बहुत खुश हुए थे, ऐसा आप बता रहे थे पापा। आप जब भी अपनी शर्ट पहनने लगते थे मुझे पता चल जाता था कि आप बाहर जा रहे हो। मैं अच्छे से बोल नहीं पाती थी तो इशारे में ही हाथ से आपको बता देती थी कि मुझे भी ले चलिए पापा, और आप बाइक से घर के 2-3 चक्कर लगा करके मुझे घर में छोड़ दिया करते थे और मैं खुश हो जाती थी। आप जब भी कभी बचपन में मेरे छोटी थी, करीब 3 या 4 साल की, तो 866 मेरा पहला मकान 866 नंबर था उसका, और वो सेक्टर 1 वैशाली गाजियाबाद में था, सेक्टर 5 गाजियाबाद में था। 866 हुई थी तब आप जब बाहर रहते थे तो मैं हमेशा लोहे वाले गेट के पास खड़ी होकर के आपका इंतजार करती थी, और आप आते थे तो मेरे लिए चॉकलेट, टॉफी, मिठाइयां, खिलौने लेकर के आते थे। वो दिन हमें भूले नहीं है पापा। आपका हमेशा वेट करती रहती थी और मेरा मन नहीं लगता था घर में आपके बिना। अब कैसे मन लगता होगा बेटा? अब तो मेरा भी मन नहीं लगता है। ऐसा तो कोई उपाय भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई है भी नहीं कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं। आप हमेशा पिज्जा ऑर्डर करते थे और मुझे खुश रखने के लिए तरह तरह के खाने मंगाते थे मार्केट से, होटल से। वैश्य अंकल के आने पर एक बार आपने पार्टी दी थी और उस पार्टी में मेरी बहुत सारी फोटो खींची गई थी। वैश्य अंकल की फोटो खींची गई थी, वैश्य अंकल की के साथ जो उनके बच्चे आए थे, हमारे भैया लोग और आंटी आई थी, उनकी फोटो खींची गई थी। पापा उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब वैसे हालात शायद नहीं आएंगे कि हम हों, आप हों, वैश्य अंकल हों, आंटी हों और उनके मेरे भाई हों, उनके बच्चे मेरे भाई हों और हम सब लोग एंजॉय करें एक साथ। पापा मैं कुछ तस्वीरें लगा रही हूं अपने बचपन की, जिसे आप देखिएगा और मुझे याद कीजिएगा। आपने बचपन से ही मेरे लिए बहुत कुछ किया। भगवान भी इतना ताजुब किया करेगा कि कोई इतना कुछ कर सकता है। एक बाप जितना अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता है, एक अमीर बाप जितना एक अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता है, उतना आपने मेरे लिए किया। लगता है कि भगवान एक परीक्षा ले रहे थे कि आपको मेरी मम्मी से अलग कर दिया, लेकिन आप मम्मी की जगह ले लिए और उस परीक्षा में पास हो गए और मेरे मम्मी पापा दोनों के रूप में मेरी परवरिश करने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़े। आप मेरी देखभाल करते रहे। आप पास हो गए पापा उस परीक्षा में और अपने जी जान लगा दी मुझे पालने पोसने में। यह मुझे कभी नहीं भूलेगा। 2006 से ही आपने दोनों कर्तव्य निभाए हैं, मेरे मम्मी के रूप में, मेरे पापा के रूप में, मेरे गार्जियन के रूप में, मेरे पेरेंट्स के रूप में। बचपन से ही घर का खाना मुझे नहीं पसंद था तो आप बाहर से खाना मंगाते थे और मेरा पेट भरते थे। जिस दिन आप घर पर नहीं होते थे, आप कहीं गए होते थे, तो मैं रोते रोते सो जाती थी, खाना नहीं खाती थी। आपने मेरे कपड़े धोने से लेकर सब्जी लाने तक, मेरी हर जरूरतें पूरी करने तक बहुत अच्छे से मैनेज किया है पापा। आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। लेकिन पापा मैं आपको वादा करती हूं कि आपने इतने दिनों तक मेरी परवरिश किया, अब मेरा नंबर है आपकी परवरिश करने की।
अब देखिए कितना कामयाब होती हूं मैं आपकी सेवा करने में, आपकी देखभाल करने में, आपकी परवरिश करने में। आपने जितना कुछ मेरे लिए किया है उस पर तो अवार्ड मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आपको पापा। जब मैं इस लायक होंगी तो जरूर एक नोबेल के रूप में कुछ न कुछ आपको दूंगी। आप भले ही खुद के लिए कपड़े क्यों ही न लेते रहे हों, पर मेरे लिए कपड़ों की कभी कोई कमी नहीं होने दी। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, मेरी हर जरूरतें आपने बखूबी पूरा किया। यही चाहूंगी कि जो खुशियां आपने मुझे दी है बचपन से, भगवान आपको वही खुशियां वापस आपको दे दें। आप हमेशा खुश रहो, चाहे कितनी भी बुरी मुसीबत क्यों ना हो। मैं यही चाहूंगी कि आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे और आपको कभी पैसों की, कपड़ों की या किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। चलो, मैंने तो बहुत कुछ कह दिया पापा। अब आप इस डायरी को सहेजना और मेरे बारे में जो सोचना और मेरे न रहने पर मेरे बारे में जो सोचना वो याद रखना, वो इसमें लिखना। आप इस डायरी को लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये थे मेरे बेटी के विचार मेरे प्रति। और उसने अपने बचपन का एक पेंसिल से चित्र बनाया है जिसमें मैं उसे गोदी में लिया हूं। बहुत छोटी थी, नहलाने के बाद मैंने कपड़े में लपेट करके उसको लिया था और वो फोटो इसने देखा था, तो उसी फोटो को देखने के आधार पर इसने पेंसिल से ये बनाया है। साथियों, मेरी बेटी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। उसकी आर्ट भी अच्छी थी, उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी। इंग्लिश में 99% नंबर उसके 10+2 में थे। सन वैली इंटरनेशनल स्कूल वैशाली गाजियाबाद में पढ़ती थी और वहां की प्रिंसिपल मैम प्रीति गोयल उसे बहुत प्यार करती थी। उसके निधन के बाद उनसे फोन पर बात हुई तो बहुत अफसोस जाहिर कर रही थी और मुझे सांत्वना दे रही थी, ढाढ़स बंधा रही थी और बेटी को उन्होंने श्रद्धांजलि दिया तहे दिल से। साथियों, 2 जून 1998 और 11 नवंबर 2 जून 2021 और 11 नवंबर 1998 मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन मैंने बेटी को पाया भी और खोया भी। मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे दुनिया में क्या, कोरोना काल में कोई बाप अपनी बेटी को खोया होगा, कोई बाप अपने बेटा को खोया होगा, कोई माँ अपने बेटे को खोई होगी, बेटी को खोई होगी, कोई बहन अपने भाई को, कोई भाई अपनी बहन को, कोई पत्नी अपने पति को, कोई पति अपने पत्नी को। सबको इसी तरह से दर्द होगा जिस तरह से मुझे हो रहा है। साथियों, ये उसकी कुछ चित्र हैं। जब वो कोई हॉरर ड्रीम, डरावने सपने देखती थी तो उसको अपनी पेंटिंग में उतारती थी। ये उसकी पेंटिंग है जिसमें कि उसने एक हॉरर ड्रीम को, एक भयावने डर सपने को उकेरा है। इसमें वो खुद भी है और तड़पते हुए भी है, रोते हुए भी है। उसने बताया था हमें कि पापा, मैंने सपना देखा था कि मैं कांगड़ा से घर आ रही हूं और बस में मेरा बैग छूट गया है, मेरा जूता छूट गया है, मेरा पर्स छूट गया है, मेरा मोबाइल छूट गया है और मैं घर पर पहुंचने पर बेडरूम में गई और बिस्तर पर लेट करके मछली की तरह तड़पने लगी थी। उसी का ये दृश्य उसने बनाया है। साथियों, मेरी बेटी की आर्ट बहुत अच्छी थी। उसकी आर्ट इतनी अच्छी थी कि उसे टीचर्स हमेशा एक्सीलेंट नंबर्स देती थी।
आई वॉन्ट माई ओन इंटरनल ब्रांड। ये उसका इंटरनल ब्रांड बनाने का था सपना, जो कि पूरा नहीं हो सका। उसने बोला था, पापा मैं ज्यादा समय तक नौकरी नहीं करूंगी, 4-5 साल नौकरी करूंगी, उसके बाद अपना ब्रांड बनाऊंगी। हमारे ब्रांड का नाम होगा आरसीएम ब्रांड। और इस ब्रांड की कदर अपने देश में तो कम होगी, बाहर के देशों में ज्यादा होगी, खास करके सिंगापुर, फ्रांस और इटली में। तो उसने जो कुछ भी डायरी में लिखा, समेटा, वो चीजें मुझे परेशान करती हैं और मैं अपनी बेटी को हमेशा याद करता हूं। 24 घंटे उसकी याद आती है और बेटी के गमों में अक्सर रहता। इसने हमारी लाइफ को बदल दिया है और मैं अपने बारे में कम, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, मानवता के बारे में, इंसानियत के बारे में ज्यादा सोचने लगा। साथियों, किसी को कोई इस तरह का गम, इस तरह का मातम, इस तरह की परिस्थितियां न झेलनी पड़े, मैं यही चाहता हूं। और यह भी चाहता हूं कि ये नियति का कालचक्र है, कभी जन्म कभी मृत्यु, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाया। यह प्रकृति का नियम है। जन्म के समय खुशी नहीं होनी चाहिए और मृत्यु के समय गम नहीं होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने हमें यही सिखाया है। लेकिन इंसान इतना टूट जाता है कि मोह माया के जाल से मुक्त नहीं हो पाता है। शायद उस मोह माया के जाल से मैं भी नहीं मुक्त हो पाया हूं और मेरी ये हालत है। साथियों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।